मैंने पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, ये पार्ट नंबर क्या है, 4 है, ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। इसमें होता क्या है कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण जो होता है दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर कोई AB है, यौगिक है, ठीक है, तो इस एक यौगिक में एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। इसी प्रकार एक अगला यौगिक हो गया C और ये D, तो इसमें एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। तो जब इसमें अभिक्रिया कराएंगे तो पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का माइनस एक साथ जुड़ जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा AD और प्लस दूसरे वाले का माइनस, ठीक है ना, दूसरे पहले वाले का माइनस और दूसरे वाले का प्लस एक साथ जुड़ जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा BC। तो इसी बात को बोलते हैं आयनों के आदान प्रदान करके यौगिक में क्या करना है, निर्माण करता है उत्पादन, तो क्या बोलते हैं, आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, तो यहाँ पर समझेंगे, ये यहाँ पर कि अन्य प्लस होता है Br, वहां पर HO जो होता है माइनस में होता है। यहाँ पर देखिएगा ये आपका क्या होगा, ये आपका प्लस में होगा और ये आपका माइनस होता है, तो ये अन्य Cl मिलकर के क्या बन जाएंगे, एक अलग यौगिक बन जाएंगे और ये हो जाएगा आपका ये BaHO4, ये आपका अलग यौगिक बन जाएगा, ठीक है ना। यानी ये वाला क्या है, प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या है, माइनस। देखिए ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या प्लस, ये क्या है माइनस, ये अलग यौगिक बन जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर कि ये जो बना है बेरियम सल्फेट जो बना है वो सफेद अविलेय अवक्षेप है, तो इस अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये क्वेश्चन पूछता बोर्ड पेपर में, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया सिर्फ यही है, आप लिखिएगा, इसमें सफेद अविलेय अवक्षेप निर्माण होता है, ठीक है ना, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर ये क्या करा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड नाइट्रस का अभिक्रिया करा देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रस, अभिक्रिया जब करा देते हैं तो यह क्या बनता है, लेड आयोडाइड, क्या बनता है, लेड आयोडाइड। इसके बाद पोटेशियम नाइट्रस बन जाता है। तो ध्यान से रखिएगा, पोटेशियम होता है प्लस, आयोडाइड होता है माइनस, ये आपका Pb होता है, ये आपका प्लस, ये होता है माइनस। अब देखिएगा पोटेशियम के साथ कौन आ जाएगा, सॉरी हाँ, लेड के साथ कौन आ जाएगा, आयोडाइड, तो ये आपका बन जाएगा Pb प्लस और ये वाला माइनस, यानी ये वाला प्लस और माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा और ये प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पर ये बन जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये भी प्लस है ये माइनस है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार क्या होता है, K जो होता है प्लस होता है, Br होता है माइनस, B प्लस होता है, I होता है माइनस। देखिए I यहाँ भी माइनस, I यहाँ भी माइनस, तो ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ जुड़ करके पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा, और ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस बन करके यहाँ पर ये बेरियम ब्रोमाइड बन जाएगा। बात समझ में आ गया। तो यानी आयनों के आदान प्रदान से बनता है, यानी ये भी प्लस, ये क्या है माइनस है, ये भी प्लस है, ये क्या है माइनस है, समझ में आ गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए क्या पढ़े हम लोग, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ध्यान में रखिएगा, और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। यानी उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि, और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी। तो ये आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। अगर अपचयन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की क्या होगी बताइए, कमी होगी, और हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, इसे क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। तो देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, कॉपर में ध्यान से देखिएगा, कॉपर में ऑक्सीजन यहाँ पर की कमी हो रही है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो इसे क्या बोलेंगे, अपचयन। यानी ये वाला अभिक्रिया जो कॉपर के ऑक्साइड के साथ यहाँ कॉपर बन जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपचयन। ध्यान से समझिएगा, अपचयन। अब यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन की क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि, ध्यान से रखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि।
यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि होकर के क्या बन गया, जल। यहाँ पर अकेले में हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर वृद्धि हो गया, यानी इस अभिक्रिया में क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया यहाँ से यहाँ तक उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है, उसमें आपका अपचयन भी हो गया, उसमें आपका उपचयन हो गया। अगर ऐसी अभिक्रिया मिल जाए, इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। आपको ये बात पहचान करना है। अगर अकेले में ये बस होगा, अगर ये नहीं होगा तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं कहेंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन के यहाँ पर उपचयन भी हो और अपचयन दोनों हो तो क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान से समझिएगा, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया की प्रभाव। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना, तो लोहे पर जंग लग जाता है, धातु पर जो पदार्थ जंग लग जाते हैं। देखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, संक्षारण। संक्षारण मतलब होता है धातुओं पर जंग लगना, जैसे ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। तो जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि से संपर्क में आता है तो इस धातु में ऊपरी परत क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसमें सिंपल बात ये नहीं कह रहा है कि जंग लग जाती है, ये नहीं बोल रहा है, लेकिन इस कमजोर हो जाने का क्या मतलब होता है, जंग लग जाना। ये जंग लग जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, संक्षारित बोलते हैं। अब कोई पूछेगा कि संक्षारण से बचने के लिए क्या उपाय है, टेंट लगा दो, लेपन कर दो, किसी चीज के बंद कर दो, समझ में आ गया। इसे टेप लगा के पूरे अच्छे से बंद कर दो ताकि ऑक्सीजन सब क्रिया न कर पाए, बात समझ में आ गया। तो इसे हम बोलते हैं क्या, संक्षारक से लगाने के लिए बचे। ये हम कल पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नोट कर लो।